हेलो स्टूडेंट्स, एरिया ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, यह एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक को हमने बेस लिया है। बाकी पढ़ने के दौरान कंटेंट आपको एनसीईआरटी के अलावा और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, तो इसे बेस लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और विस्तार से हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहला जो लेसन है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता की। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इन वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं इनके बारे में काफ़ी विस्तार से जानेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? तो पुरातात्विक साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जो उस समय के नागरिकों द्वारा, उस समय के लोगों द्वारा जो भी अपने दैनिक यूज में लिए जाते थे जो सामान, उन सामानों के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन करके हम लोग एक सभ्यता को समझने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो वे सारे जो सामान हैं जो भी उस समय उपयोग में आते थे उन लोगों के द्वारा, तो वे सारे सामान हमें कुछ ना कुछ एक इतिहास बताते हैं। उन सामानों को लेकर हम उस समय के इतिहास का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो ये वे सारे सामान जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य कहे जाते हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी, जिसे हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए, तो सिंधु सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है, जो हम लोग जानते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्यों से ही काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता दो नाम आ रहे हैं तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। इस सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थलों की खोज हुई थी वह सिंधु नदी के किनारे हुई थी। इसीलिए सिंधु नदी के किनारे हुई थी इसके प्रमुख स्थलों की खोज, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। परंतु बाद में देखा गया कि इसका विस्तार जो है काफ़ी बड़े इलाके में हुई है। सिंधु घाटी के अलावा भी दूर दराज के क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। महाराष्ट्र के दैमाबाद, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले, जम्मू कश्मीर के मांडा, इधर से कांगीडोर तक, अफगानिस्तान के इतने दूर दूर के इलाके तक हुई थी। तो इसे सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं हुआ, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, तो ये इसका नामकरण था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता इसे कहा जाता है। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता दोनों को एक ही समझ के चलेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक हड़प्पाई मोहर को दिखाया गया है। ठीक है, इस हड़प्पाई मोहर में कुछ उत्कीर्ण है। ठीक है, जो कि चित्र है, तो उस समय की लिपि भी चित्रात्मक लिपि थी। क्या लिखा गया, इसका क्या अर्थ है, ये समझ में नहीं आया, परंतु समझ में नहीं आया विद्वानों को। मतलब कहने का अर्थ है कि यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। परंतु अगर गौर से आप देखें तो यहाँ एक जानवर का चित्र है जिसका कि एक सींग दिखाया गया है। ठीक है, तो एक सींग वाला हिरणनुमा कोई यह जानवर है। ठीक है, तो जिसका चित्र हड़प्पाई मोहर में दिया गया है। इससे यह माना जाता है कि यह जो पशु था यह उस समय हड़प्पा क्षेत्र के निवासियों द्वारा काफ़ी पूज्य माना जाता था। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह एक चित्र दिया गया है जो कि एक सींग वाला कोई प्राणी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ एक हड़प्पाई मोहर को देख पा रहे हैं। आगे हम लोग आ जाएँ। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ठीक है, शैल खड़ी द्वारा यह निर्मित है। शैल खड़ी एक प्रकार का सफ़ेद रंग का मृदु पत्थर होता है जिस पर उत्कीर्ण करना या कोई भी चित्र बनाना नुकीले औजार से काफ़ी आसान होता है। और हड़प्पा सभ्यता के समय अगर हम लोग देखें, जनरली शैलखड़ी जो है वो पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, परंतु यह नदियों से बहते हुए यह समुद्र के किनारे भी काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर पाई जाती है। तो गुजरात, हड़प्पा सभ्यता के गुजरात के लोथल इलाके में यह पाया जाता था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये शैलखड़ी है, जो शैलखड़ी नामक पत्थर से यह बनाया गया है। शैलखड़ी नामक पत्थर से यह जो मोहर है यह बनाई गई है, जो प्राप्त हुई है। मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, सिंधु लिपि सर्वाधिक पुरानी लिपि में से है और इसका सर्वाधिक पुराना नमूना जो है वो 1853 1853 में प्राप्त हुआ, जो स्पष्टतः 1923 में प्रकाश में आई। इसमें 64 इसमें 64 जो है यह मूल चिन्ह है और 205 से 400 तक इसमें अक्षर है। 205 से 400 तक अक्षर इसमें पाए गए हैं।
ठीक है, सिंधु लिपि के बारे में बताएं। तो आगे हम लोग देखें कि उस क्षेत्र के लोगों, उस समय बसे हुए लोगों के जीवन में, ठीक है, या जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरा वस्तुओं जैसे आवास के निशान, मृदभांड, ठीक है, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए वे लोग मृदभांड अर्थात मिट्टी के भांड अर्थात मिट्टी के घड़े का उपयोग करते थे। आभूषण, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले आभूषण, औजार, ठीक है, मोहरें, ये जो मोहर है एक इसमें से, ठीक है। तो मोहरों, दूसरे शब्दों में कहें कि पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती है। तो ये जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, सारे चीज़ क्या क्या है, उस समय के आवासों के स्थल हैं, टूटे फूटे मृदभांड है, आभूषण है, औजार हैं, ठीक है, या मोहर है, इनसे उस समय के साक्ष्यों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो इन सब को जोड़कर हम लोग उस समय के जो जीवन शैली थी या रहने का तरीका था, जो उनका जीवन जीने का ढंग था, उसका हम लोग काफ़ी कुछ अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह भी अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव भी आ जाते हैं। निश्चित रूप से आज भी हमारी जानकारी से कुछ चीज़ें परे हो सकती है, क्योंकि चूंकि हम लोग लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, तो काफ़ी कुछ अनुमान पर आधारित है, जो कुछ परसेंट यह चांस भी है कि हमारा कुछ अनुमान गलत भी है। जिस दिन यह लिपि पढ़ने में आ जाएगी, शायद इतिहास काफ़ी कुछ बदल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कह रहा हूँ। तो इसमें कुछ पारिभाषिक शब्दों के बारे में हम लोग जान लें। पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल, ठीक है, समय के बारे में तो हम लोग जानते हैं कुछ चीज़ें। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अब संस्कृति क्यों? पुरातत्वविद अर्थात कि पुराने समय का अध्ययन करने वाले विद्वान, पुरातत्वविद जो है, वह संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं में ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड के संबंध में पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें आदि सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान इलाके में है, तथा गुजरात ऐसे क्षेत्रों में मिली है जो एक दूसरे से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में है। पिछले वीडियो में मैंने चित्र में आप लोग को दिखाया था कि इसका सबसे उत्तरी बिंदु जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु चाहे वो जम्मू का मांडा हो, सबसे दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र का दैमाबाद, ठीक है, या फिर सबसे पश्चिमी बिंदु अफगानिस्तान में से कांगडोर, पूर्वी बिंदु उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर। तो ये एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर थे, ठीक है, और इतने दूर होते हुए भी एक समान की जीवन शैली, एक समान मिलता जुलता चीज़ों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण इसे संस्कृति कहा गया। ठीक है, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। दूसरा, अगर हम लोग देखें, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। ठीक है, इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने ईस्वी और ईस्वी पूर्व का वर्णन किया था, उसे समझाया था। तो अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा इसी टॉपिक का पहला वीडियो, तो उसे देख लें। ठीक है, तो 2600 से 1900 इसके डेट के संबंध में कुछ विवाद भी है, कई जगह आपको अलग अलग डेट भी मिल जाएगी, परंतु ज़्यादातर लोग एनसीईआरटी बुक के साथ ही जाते हैं, तो एग्जाम में इसी को सही माना जाता है। ठीक है, इसी के अनुसार ही आपको जवाब देना है। तो कालक्रम जो है वह 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता के पहले और बाद में भी कई संस्कृति अस्तित्व में आई, जिसे आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के पहले का जो इन स्थलों में सभ्यता थी उसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, और बाद वाली को परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, और बीच वाली को विकसित या उन्नत हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया या विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा गया, अर्थात कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, उसके बाद विकसित हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद की अर्थात कि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इस प्रकार से कहा गया। यहाँ चित्र में कुछ पुरावस्तुओं को दिखाया गया है। इसमें कुछ फलक है, बाट है,
मोहरे हैं, मनके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इनको। ठीक है, यह एक औजार, नुकीला औजार दिखाया गया है। कुछ पत्थर के बाट रूमी चीज़ें दिखाई गई है, जिनका प्रयोग शायद उस समय वस्तुओं को तोलने वगैरह के लिए किया जाता होगा। यहाँ कुछ मनके हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का प्रयोग उस समय के लोग करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। आगे आए हम लोग कि अंग्रेजी में बीसी या हिंदी में ईस्वी पूर्व, बीसी बिफोर क्राइस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईस्वी पूर्व को कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा हुआ पाते हैं, एडी। ठीक है, हम लोग कई बार तिथियों के बाद जैसे 1900 एडी या इससे हम लोग 1900 एडी अर्थात एनो डोमिनी, इसे हिंदी में ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, 1900 ईस्वी लिखते हैं एडी को, और कहीं बीसी रहता है जिसे हम लोग ईस्वी पूर्व लिखते हैं। ठीक है, इससे बताया जा रहा है कि यह एनो डोमिनी एडी, जो कि एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई कॉमन एरा, अर्थात सभी आजकल लगभग जितने भी देश महादेश हैं सभी जगह कॉमन एरा के रूप में ईस्वी को चलाया गया है, इसीलिए इसे एडी को सीई अर्थात कि कॉमन एरा भी कहा जाता है। सीई एडी को कहा जाता है, और बीसी बिफोर कॉमन एरा, बीसीई अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को आजकल बीसीई बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग देख रहे थे यहाँ पर बुक में बहुत अच्छे से बताया गया आपका। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है एडी, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। आजकल एडी के जगह सीई तथा बीसी के जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, सीई कॉमन एरा जो ईस्वी लिखते हैं ना, उसे सीई कॉमन एरा कहा जा रहा है। ठीक है, जिसे पहले एडी कहते थे। और बीसीई अर्थात जिसे हम लोग बीसी बिफोर क्राइस्ट लिखते थे, उसे बीसीई बिफोर कॉमन एरा कहा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा चलन में परिवर्तन हुआ है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी बीपी अक्षर का भी प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी अभी का जो समय है उससे पहले का समय को बीपी कहते हैं। इसमें ईस्वी ईस्वी पूर्व सब आ जा रहा है, बिफोर प्रेजेंट अभी के समय से पहले का। इस पुस्तक में हमने बीसीई अर्थात कि बिफोर कॉमन एरा के लिए ईस्वी पूर्व लिखा है। राइटर कह रहा है कि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बिफोर कॉमन एरा के लिए ईस्वी पूर्व लिखा गया है। ठीक है, तो ईस्वी पूर्व देखेंगे हम लोग, तो ईस्वी पूर्व का अर्थ समझेंगे कि ईसा मसीह के जन्म से उतने साल पहले, जैसे 300 ईस्वी पूर्व तो ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले, 3300 ईस्वी पूर्व तो ईसा मसीह के जन्म से 3300 साल पहले, तो ईस्वी पूर्व। और सीई का अर्थ ईस्वी, अर्थात कि ईस्वी अगर हम लोग कहें तो ईसा मसीह के जन्म से इतना साल, जैसे 2023 ईस्वी अभी चल रहा है, तो ईसा मसीह का जन्म जब हुआ उस समय से 2023 साल। ठीक है, तो इसे कहा गया है। ठीक है, तथा बीपी के लिए वर्तमान लिखा गया है। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे। यहाँ जो चित्र है इसमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों को दिखाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यह जो है ठीक है, एक सेकंड, यह जो है यह भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन को दिखाया गया है। ठीक है, यह इधर अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन को दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत, इधर भारत है, इधर पाकिस्तान है। ठीक है, ये सूतकांगीडोर कुछ इलाका पाकिस्तान के लास्ट और अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो सिंध, यहाँ सिंधु नदी को दिखाया गया है, सिंधु नदी यहाँ पर है। ठीक है, जिसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, इधर से झेलम है, चिनाब है, रावी है। ठीक है, हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और रावी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी के सहायक नदी है रावी नदी। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे यहाँ दिखाया गया है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे दिखाया गया है। ठीक है,
जो चन्हुद्रो, कोटदीजी वगैरह, धोलावीरा, बनावली, कालीबंगन, राखी गंगा, मिताथल, ठीक है, सब प्रमुख। मांडा देखिए, यहाँ मांडा जम्मू कश्मीर इलाके में हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है। तो इन सारे को दिखाया गया यहाँ मैप में, कुछ प्रमुख स्थलों को दिखाया गया। कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पुरा स्थल रेखाचित्र में दिखाया गया, इसमें पैमाना नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसका आरंभ हम लोग देखते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। जो हड़प्पा क्षेत्र का बात हो रहा है कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मेजबान शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी, ठीक है। छोटी छोटी बस्तियां होती थी, बहुत बड़ी बस्ती नहीं होती थी, छोटी छोटी बस्तियां होती थी, परंतु बस्तियां जो है उनके सड़क जो है वो समकोण पर कटते थे। यहाँ तक कि खेत जो है वो भी, खेत के मेड़ जो है वो भी समकोण पर कटते थे, ठीक है। छोटे नगर थे, छोटी छोटी बस्तियां थी परंतु सुनियोजित थी, ठीक है। इनमें बड़े आकार की संरचनाएं ना के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों में त्याग दिए जाने के संकेतों से ऐसा पता चलता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, अर्थात कि एक क्रम में ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। एक क्रम में ये सारी चीज़ें नहीं थी। निर्वाह के तरीके, यहाँ मानचित्र जो दिखाया गया था उनके बारे में बताया जा रहा है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक सभ्यता संस्कृति अस्तित्व में थी। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति जो है अस्तित्व में थी। पिछले वीडियो में मैंने आरंभिक हड़प्पा संस्कृति का चित्र दिखाया था, यहाँ भी होगा, ये है, ठीक है। ये आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के ये क्षेत्र हैं जिन्हें बिंदु के रूप में यहाँ दिखाया गया है। ये जो है ये सारे आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र हैं, ठीक है। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र जो कि आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी के किनारे ये स्थल ज़्यादातर पाए गए हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो उनमें से बहुत सारे यहाँ विकसित हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र में भी दिखते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के भी क्षेत्र थे और जहाँ बाद में विकसित हड़प्पा संस्कृति का भी विकास हुआ, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों, ठीक है, जिसमें मछली वगैरह भी शामिल थी, से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उस समय के लोग भी मांसाहारी थे, शाकाहारी थे, सभी प्रकार के लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों का प्रयोग करते थे भोजन के रूप में, जिसमें मछली भी शामिल थी, ठीक है। ये इनका प्रयोग भोजन के रूप में करते थे। जले हुए अनाज के दाने जो है, जले हुए अनाज के दाने तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं, ठीक है। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो वनस्पति के अध्ययन से संबंधित होते हैं या उनके विशेषज्ञ जो है वनस्पति के अध्ययन के जो विशेषज्ञ हैं वे लोग इनका अध्ययन किए हैं। वहाँ पर कुछ चावल के साक्ष्य, कुछ जले हुए अनाजों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ का प्रयोग वे लोग ज़्यादा करते थे, चावल का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग कम करते थे। तो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल आदि वहाँ पर मिले हैं, ठीक है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, यहाँ लिखा है। आजकल हम लोग चावल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं परंतु हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल का प्रयोग कम करते थे, गेहूँ, बाजरे आदि का प्रयोग ज़्यादा करते थे। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि की हड्डियाँ भी शामिल है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वे इन जानवरों को पालते थे दूध, मांस आदि के लिए। समय पर इनसे उन्हें मांस के रूप में भोजन मिल जाता था तथा समय पर दूध वगैरह भी प्राप्त हो जाते थे, तो शायद इनका प्रयोग वे लोग करते थे। पुराने विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू जानवर थे, उनके पालतू जानवर थे।
जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सुअर, हिरन तथा घड़ियाल आदि की भी हड्डियां मिली है। लेकिन हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या कुछ ऐसे कबीले वाले हुआ करते थे, कुछ ऐसे आखिर समुदाय हुआ करते थे जिनसे वे लोग मांस प्राप्त करते थे भोजन के लिए। ठीक है, परंतु हाँ, मांस तो खाते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, तो पुरावस्तुओं से हम लोग उनके निर्वाह के इन तरीकों के बारे में जाने, खान पान के बारे में जाने। आगे कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत तो मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था या बीजों को बोया जाता था, यह पता करना कठिन है। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में, बैल के विषय में उन्हें जानकारी थी। ठीक है, यह बैल का एक चित्र मिला हुआ है, पक्की मिट्टी से बना हुआ वृषभ। तो अगर पक्की मिट्टी से बना हुआ वृषभ का खिलौना या संकेत के रूप में एक मूर्ति मिलती है, तो अर्थात कि वृषभ यानी बैल का वे लोग प्रयोग करते थे। उन्हें उनका पालन करना, उनको पालना और साथ ही साथ उनका प्रयोग खेती में करना, ये वे लोग करते थे। ठीक है, तभी तो इसका चित्र उन्हें मिला है। ठीक है, तो वृषभ का यहाँ पर मूर्ति भी मिला है पुरातत्वविदों को। खेत जोतने के लिए शायद इनका प्रयोग होता था। साथ ही चेलिस्तान के कई इलाकों और बनावली कहाँ है, हरियाणा में है, हरियाणा लिखा हुआ है, से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप भी मिले हैं। मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है, कालीबंगन राजस्थान में। ठीक है, मिट्टी के बने हुए हल कहाँ मिले हैं, बनावली हरियाणा से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें याद रखना है। ठीक है, और ये स्थल जो है आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। पता है ना, हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में वर्णन किया गया है, आरंभिक हड़प्पा स्थल, विकसित हड़प्पा स्थल और बाद के, ठीक है, हड़प्पा स्थल। तो इस प्रकार से यह जो स्थल है जहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं या हल के प्रतिरूप मिले हैं, ये आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। जो हल चले हैं वे समकोण पर कट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, इस प्रकार से मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो दर्शाते हैं कि उस समय एक से ज़्यादा फसल एक साथ उगाए जाते थे। एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, एक साथ 2 अलग अलग फसलें भी उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? ठीक है, तो इन पर चर्चा किया गया है। तो ज़्यादातर तो उस समय पत्थरों के औजारों का ही वर्णन मिला है। ठीक है, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोरतुघोई नामक स्थल से नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नहरों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं मिला। ऐसा संभवतः इसलिए कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि नहरों के कई साक्ष्य जो हैं हमें प्राप्त नहीं हो पाए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ धातु के औजार भी मिले हैं। हो सकता है इनका प्रयोग पेड़ों को काटने के लिए किया जाता हो या फिर फसलों को काटने के लिए भी किया जाता हो। ठीक है, तो धातु के औजार भी मिले हैं। ठीक, जो भी हम लोग इन औजारों को देखकर समझ रहे हैं वो एक हद तक अनुमान पर ही आधारित है। ठीक है, यह ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैं भी एक क्लासरूम में
बैठकर यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ऐसा हो कि एक बहुत बड़ा जलजला भूकंप आ जाए और सारा का सारा क्लास जो है वह 10-20 फीट नीचे धरती में समा जाए। ठीक है, और आज से कुछ 3-4 हज़ार साल बाद लोगों को उत्खनन में यह क्लास जब प्राप्त होगा तो यहाँ पर क्या है कि कुछ शीशे के टुकड़े प्राप्त होंगे और कुछ लोहे के मेरे पास अलमीरा वगैरह रखा हुआ है सामने, तो वह प्राप्त होंगे। तो इनको देखकर वे लोग कुछ अनुमान ही लगाएंगे। ठीक है, शायद वे शीशे के टुकड़े को देखकर ये अनुमान लगा लेंगे कि इनका प्रयोग हथियार के लिए किया जाता था, जबकि ऐसा नहीं था। यह तो मेरे दराज में रखा लगा हुआ है, टेबल में लगा हुआ है। ठीक है, तो एक सीमा तक अनुमान गलत भी हो सकता है। ठीक है, और चूँकि कई प्रकार के साक्ष्यों को लेकर अनुमान लगाया जाता है तो इसके सच होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अनेक हद तक ये अनुमान पर ही आधारित है कि इनका प्रयोग कुछ वस्तुओं को वृक्ष वगैरह को काटने के लिए किया जाता था या फिर फसलों को काटने के लिए किया जाता था, क्योंकि अगर इन टुकड़ों को देखें तो यह फसल काटने का औजार कम और कुल्हाड़ी जैसा ज़्यादा लग रहा है ना। ये इनके हत्थे लग रहे हैं। तो इस प्रकार से अनुमान पर आधारित हम लोग देख रहे हैं। हाँ, नहर के साक्ष्य मिले तो ऑब्वियसली नहर का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। ठीक है, कई जगहों में और नहर रहे होंगे जो कि समय के साथ मिट्टी में समा गए होंगे, गाद में भर गए होंगे। ठीक है, तो इनका प्रयोग कई जगहों में कुओं का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग भी संभवतः कृषि का सिंचाई के लिए किया जाता रहा होगा। आगे, पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? तो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र भी यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है, देखिए ये अवतल चक्की मिला है। यह एक बड़ा सा पत्थर है जो कि अवतल है। अवतल का अर्थ की कुछ ऐसा इसका आकार है, बीच में धंसा हुआ, और यहाँ पर एक पत्थर है जिसको शायद इसके ऊपर में सामानों को रखकर पीसा जाता था, अवतल चक्की। ठीक है, तो ये चक्की साक्ष्य में मिले हैं। तो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान जो पीसने का यंत्र है, जिन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी, इन सभी को पत्थर तथा धातु से बनाया जाता था। चाहे पीसने का यंत्र, वो जो अवतल चक्की दिखाएं वो हो, या फिर भोजन पकाने के लिए बर्तन हो, ये सब पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से कुछ एक उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए ये एकमात्र साधन थी। ठीक, अवतल चक्कियाँ अनाज पीसने के लिए एकमात्र साधन उस समय थी। अनाज के अलावा हो सकता है और कुछ जड़ी बूटियाँ भी पीसी जाती रही होगी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्निज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले हैं। क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है तो निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा। उत्तल और अवतल होते हैं। ठीक है, ये जो चित्र हो गया ये उत्तल हो गया और ये जो हो गया ये अवतल हो गया। ठीक है, उत्तल ये उठा हुआ, ठीक है, और अवतल ये धंसा हुआ। ठीक है, तो उत्तल और अवतल। तो यहाँ पर हम देखें कि यह जो चक्की है इस ओर से उत्तल आकार है और इस ओर से अवतल आकार है। ठीक है, तो इधर से उत्तल आकार है तो इसे मिट्टी में कहीं इस प्रकार से थोड़ा गड्ढा टाइप का करके बीच वाले को दबा कर रख दिया जाता होगा ताकि यह हिले नहीं, और ऊपर में इस ये जो एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है इससे सामानों को, अनाज को घिसा जाता होगा, पीसा जाता होगा। ठीक है, यह उत्तल। ठीक है, तो इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे कि इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ भी मिली है। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था,
जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा वे हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियां तथा मसाला को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया, और बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। ठीक है। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रकार प्रयोग में लाई जाती थी। मेके खोजी गई वस्तुओं की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या एक उपयोगी नीति है? यहाँ पर राइटर ने क्वेश्चन रखा है कि आजकल के समय से अगर हम लोग पुरावस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं या पुरावस्तुओं की तुलना करके इतिहास को समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या एक उपयोगी नीति है? तो काफ़ी हद तक ये उपयोगी नीति हो सकती है, लेकिन कुछ चांसेस ऐसा है कि यह उस हिसाब से उपयोगी ना भी हो। ठीक है। तो काफ़ी हद तक तो यह उपयोगी होगी, और कोई भी जानने समझने का कोशिश करेगा तो आज के संदर्भ में ही समझने का कोशिश करेगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि उस समय का लिखित कुछ साक्ष्य नहीं मिला है, तो हम लोग इसी प्रकार से ही समझने का कोशिश करेंगे पुरावस्तुओं को। यहाँ मोहनजोदड़ो जो एक शहर था उस समय का, उसका एक चित्र दिया गया है। ठीक है। यह शहर दो भागों में बटा हुआ था, निचला शहर और ऊपरी शहर। ठीक है। ऊपरी शहर जिसे दुर्ग भी कहा जाता था, जो अपेक्षाकृत छोटा एरिया होता था। दुर्ग ऊंचाई पर बना होता था और यह छोटा इलाका होता था, जबकि निचला शहर जो है वो नीचे एरिया पर बसा होता था और बड़ा इलाका होता था। जाने माने लोगों, गणमान्य लोगों के रहने के लिए यहाँ पर दुर्ग और किला वगैरह बनाया जाता था। ठीक है। और इसे ऊंचाई पर भी कहा जाता था, तथा मजदूरों और श्रमिकों के रहने के लिए निचला इलाका होता था, और जहाँ ज़्यादा लोग रहते थे, इन इलाकों में ज़्यादा लोग रहते थे, परंतु यह इलाका नीचे स्थित था। ठीक है। और दुर्ग जो है यहाँ कम लोग रहते थे, और यह इलाका ऊंचाई पर स्थित होता था, घेरा हुआ होता था, और किले पर किला रूपी होता था। ठीक है। तो ऐसे जानते हैं। मोहनजोदड़ो जो कि एक प्रमुख स्थल था हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु नदी के किनारे, यह नगर जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे, रावी जो सिंधु नदी का एक सहायक नदी है, ठीक है, के किनारे स्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। ठीक है। ऐसे ये केंद्र मोहनजोदड़ो को यहाँ पर बताया गया है। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ठीक है। हड़प्पा हड़प्पा जो नगर था, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, और मोहनजोदड़ो नगर की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है। तो इनके बारे में, इनके खोजकर्ताओं के बारे में अलग से मैं बताऊंगा। ठीक है। तो यह बस्ती जो है दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना गया था, और दूसरा अधिक बड़ा लेकिन नीचे बना हुआ था। ठीक है। पुरातत्वविदों ने इन्हें दुर्ग और निचला शहर नाम दिया। जो ऊंचाई पर बना हुआ था, जो एक छोटा शहर था, उसे दुर्ग कहा गया, और जो नीचे बना हुआ था, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में था, निचला शहर था, ठीक है, उसे निचला शहर नाम दिया गया। तो दुर्ग और निचला शहर इसे नाम दिया गया। दुर्ग छोटा शहर था और ऊंचाई पर था। दुर्ग की ऊंचाई के कारण यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। तो किसी को भी दीवार से क्यों घेरा जाता है? कुछ इलाके को या कुछ घरों को दीवार से क्यों घेरा जाता है? सुरक्षा के लिए। ठीक है। या फिर उसे अन्य जगह से अलग करने के लिए। तो दुर्ग को जो दीवार से घेरा गया था, इसका अर्थ है किसी निचले शहर से अलग किया गया था, और इस यहाँ सुरक्षा भी थी। दीवार से घेरा गया था तो अंदर आने और अंदर से बाहर जाने के लिए एक दरवाज़ा होता होगा। ठीक है। जिसके अलावा कोई आ जा नहीं सकता था। तो दुर्ग में आने जाने वाले लोगों की भी गिनती या फिर उन पर नज़र रखना आसान होता था। ठीक है। तो सुरक्षा का भी दृष्टिकोण रहा होगा, और निचले शहर से अलग भी रखा जाता था। निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। नीचे क्या होता था? चबूतरा बनाया जाता था, और उसके बाद उसके ऊपर में घर बनाया जाता था।
यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनी मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है, जो चबूतरा वहाँ पर मिला है उसके आधार पर कि उसे बनाने में लगभग 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है, तो एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसका कार्यान्वयन किया गया था। अर्थात जो बस्ती थी वह काफ़ी नियोजित तरीके से उसे बनाया गया था। पहले उसका कहीं प्लानिंग किया गया होगा, ढांचा बनाया गया होगा, नक्शा बनाया गया होगा, फिर चबूतरा बनाया गया और चबूतरे के ऊपर में बस्ती को बनाया गया। ठीक है, तो काफ़ी नियोजित तरीके से बनाया गया था। तो नगर नियोजन जो है वह हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अगला विशेषता जल निकासी प्रणाली भी है उनका। ठीक है, तो सबसे प्रमुख विशेषता में नगर नियोजन प्रणाली है, तो इसे हम लोग अभी समझ रहे हैं। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं। ठीक है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, परंतु सारी ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई की ऊंचाई जो है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये कम से 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ठीक है, अर्थात कि इसकी जो चौड़ाई होती थी 2, ऊंचाई होती थी 2 और लंबाई जो होती थी वो उसका 4 गुना। ठीक है, अर्थात कि अगर हम लोग एक ईंट बना ले, ठीक है, तो अगर हम इसका चौड़ाई को 2 इकाई ले, ऊंचाई को 2 इकाई ले, तो लंबाई 8 इकाई होगी। ठीक है, तो 4 गुनी लंबाई 4 गुनी होगी। ठीक है, लंबाई 4 गुनी हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई की कम से 4 गुनी, चौड़ाई और ऊंचाई की 4 गुनी लंबाई। तो चौड़ाई ऊंचाई अगर हम 2 यूनिट ले लिए तो लंबाई 8 हुआ, उसकी 4 गुनी। ठीक है, इस प्रकार की ईंटें उस समय हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है, उम्मीद है आप नगर नियोजन को समझ रहे होंगे। आगे नालों का निर्माण। तो अगर नालों के निर्माण से पहले नाला को देखें हम, तो देखिए कितना बड़ा नाला पाया गया है, कितना विशाल नाला पाया गया है। इधर एक आदमी खड़ा है और जो कि पूरा का पूरा 5.5 से 6 फीट का आदमी होगा, तो इसका पूरा लंबाई कवर हो गया है। इतना लंबा, इतना विशाल, ये पक्की ईंटों से बना हुआ लग रहा है। ठीक है, तो ये नाला, इस प्रकार से ये नाला का यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसका विशाल प्रवेश द्वार को देखिए, जिसमें बताया गया है। तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि हम लोग देखेंगे निचले शहर के नक्शे को, तो ये जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क और गलियां जो है इस प्रकार से सड़क से गलियां होती थी कि समकोण पर सड़क से गलियां कटती थी। ठीक है, इस प्रकार से गलियां और मुख्य सड़क जो है एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी, एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उनके अगल बगल आवासों को बनाया गया। अर्थात कि जो जल निकास प्रणाली है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी तरह से गलियों के किनारे किनारे नालियाँ बनाई गई। ठीक है, उनको ढका गया। ठीक है, फिर अगल बगल में आवासों का निर्माण किया गया। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तथा प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार को गली से सटा होना आवश्यक था। ठीक है, इस प्रकार से नियोजित तरीके से वहाँ पर जल निकास प्रणाली को बनाया गया था। दुर्ग। हालांकि अधिकांशतः हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग था। छोटा लेकिन ऊंचा वो दुर्ग, बड़ा लेकिन निचला वह निचला शहर। ठीक है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी है। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किले बंद थी। शहर के कई हिस्से भी दीवार से घेर कर
अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, परंतु कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो कुछ कुछ इलाकों में कुछ अलग विशेषताएं भी पाई गई हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर घर के स्थापित को दिखाने का एक डायग्राम में प्रयास किया गया है। ठीक है, देखिए कितना सुव्यवस्थित और प्लानिंग तरीके से घर को बनाया गया है। ठीक है, एक ये निकास यहाँ से द्वार, मुख्य द्वार हो गया। मुख्य द्वार से जो दिख रहा है, उसके बाद वहाँ से पूरा घर आपका नहीं दिखेगा। नीचे के दीवारों पर, निचले तल्ले पर खिड़कियाँ नहीं होती थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो कुआं जलाशय होता था, उसका एक हिस्सा ऐसा होता था कि बाहर से लोग आराम से जल ले सके और अंदर से जो जल ले सके लोग, और यहाँ बीच में दीवार होता था। ठीक है, ये आंगन होता था जहाँ पर घर की स्त्रियाँ वगैरह कुछ काम करती थी। ठीक है, सीढ़ी को भी दिखाया गया है। ये इलाका सीढ़ी का हुआ करता था। ठीक है, चित्र को देखकर हम लोग कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो सकता था। हर घर का फर्श जो है वो ईंटों से बना होता था। हर घर का फर्श जो है वो ईंटों से बना होता था, और हर घर का अपना एक स्नानागार होता था, जिसकी जो नालियां हैं वह दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। हर घर की नालियां सड़क की मुख्य नाली से जुड़ी हुई होती थी। ठीक है, कुछ घरों में दूसरे तल तथा छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। राहगीरों द्वारा बाहर से ही कुआं से पानी लिया जा सकता था। ठीक है, विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। 700 की संख्या में लगभग वहाँ कुएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। मैके एक इतिहासकार हैं जो लिखते हैं कि निश्चित रूप से अब तक खोजी गई यह सर्वथा संपूर्ण अर्थात सबसे प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गलियों की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया भी जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। ठीक है, घरों की नालियां पहले एक हौदी या मल कुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। गंदा पानी जो है वो नलियों में बह जाता था, अर्थात कि एक हौजा बना होता था। जो घर का जो पानी आता था उसके साथ जो कुछ मल वगैरह आता था या गंदगी आती थी, वह यहाँ गड्ढे में भर जाती थी और ऊपर ऊपर से ओवरफ्लो होकर केवल पानी जो है वो मुख्य नाली में जाता था, ताकि नाली जाम ना हो सके। कितनी वैज्ञानिक व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो उन मल कुंड में वह ठोस पदार्थ खाली हो जाता था और गंदा पानी केवल नालियों में बह जाता था, जिससे कि नाली जाम होने का खतरा नहीं होता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई हुई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, सामान्यतः निकासी के नालों में अगल बगल पड़े मिलते हैं, तो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। ठीक है, अर्थात कि कुछ कचरे जो है वो नालियों की सफाई के बाद अगल बगल में इकट्ठे पाए गए हैं। अर्नेस्ट मैके, इनका बुक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। ठीक है,
तो इसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, तो हम लोग एक सुनियोजित सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो जो वीडियो क्रम संख्या 3 होगी आगे, यह जो वीडियो चल रहा है यह वीडियो क्रम संख्या 2 है। इससे पहले की एक वीडियो आ चुकी है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट है उनको वीडियो शेयर कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट में उसे लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बना सकूँ या कमेंट का जवाब दे सकूँ जल्द से जल्द। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।